सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो एग्रोनॉमी के जो है 7 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आपको, उसके बारे में करेंगे। और उस 7 क्वेश्चन के माध्यम से मैं लगभग आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चन तैयार करा दूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लगभग हर बार ही आते हैं। कोई पेपर जो 3 पेपर के बाद तो इनका आना ही आना रहता है इन क्वेश्चनों का। तो आपको मैं इन क्वेश्चनों की तैयारी करा दूंगा। आप मेरे साथ जो है 20 से 25 मिनट तक जुड़े रहें। आप देखेंगे मैं क्वेश्चन आपको कैसे क्लियर कराता हूँ। ठीक है। सस्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित फसलों में सबसे अधिक सघनता किसकी होती है? सघनता का मतलब ये होता है कि जो कतार से कतार की दूरी और पौध से पौध की दूरी कितना है, वही सघनता उसे मापा जाता है। तो ये मक्का, गेहूँ, धान, ज्वार। तो मक्का का जो है 60 से 20 सेंटीमीटर, 60 गुणे 20 सेंटीमीटर, गेहूँ 22.5 गुणे 10 सेंटीमीटर, धान जो है 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, ज्वार जो है 40 गुणे 12 सेंटीमीटर। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे सघन जो है आप पा रहे हैं धान को ही पा रहे हैं। तो सबसे सघन धान है, क्योंकि बाजरा की फसलों में 40 गुणे 15 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ये साराई धान की फसल में जो 25 गुणे 25 सेंटीमीटर रोपाई करते हैं। तो आप इन सभी में जो है धान को ही पाएंगे। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपका जो है वो खाद्यान्न की जो फसल हैं उनके स्पेसिंग की आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी और तैयार करा दी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 में है गेहूं के दाने का सीड माने बीज, सीड क्या है? गेहूं के दाने का सीड परीक्षण, जिसको हम सीड टेस्ट बेड कहते हैं। सीड बेड परीक्षण कितना होता है? ए, ये जो है आपका 25, बी 40, सी जो है आपका 50, डी जो है 7 से 8। ये सब ग्राम में है। ठीक है, ये ग्राम में है। सीड टेस्ट वेट जो है कितना होता है? तो 25 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम और 7 से 8 ग्राम। तो इसका जो होता है गेहूं का जो होता है वो 40 ग्राम। आपका आंसर बी सही है। ये सीड टेस्ट बेड क्या होता है कि एक छोटे जिनके दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने, जैसे सीरियल्स के मोस्टली मक्का को छोड़ करके सबके जो है 1000 दाने लिए जाते हैं और उनको तौला जाता है। तो उसका जो वजन होता है उसी को हम सीड टेस्ट बेड कहते हैं। ठीक है, यहाँ वजन लिखना था लेकिन हमने लिखा नहीं, तो आप समझ जाइए सीड परीक्षण वजन कितना होता है। तो आपका आंसर 40 हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो है कि किसका कितना होता है। और इनका भी कोई किसी न किसी फसल का ये भी है, या तो कहिए ऐसे बता दूं या तो लिख के बता दूं, जैसा आप कहिए वैसा मैं बता दूं। चलिए लिख के ही बता देते हैं, या तो ऐसे ही बता देते हैं। ये धान का है, धान का 25 ग्राम। ये ज्वार का है। किसका है? ज्वार का जो है 50 ग्राम। ये बाजरा का 7 से 8 ग्राम। ऐसे नहीं समझना है, लिख के बता दूं? ठीक है, लिख ही देता हूं। धान का जो है सामान्य धान का सीड
टेस्ट वेट जो है 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम। और बासमती धान का, इसको मैं आयोजन कर दे रहा हूं, 21 ग्राम होता है। कितना होता है? 21 ग्राम। बासमती धान का 21 ग्राम। ज्वार के दाने का सीड टेस्ट वेट जो है 50 ग्राम होता है। ठीक है। बाजरा के दाने, फिर मैं इसको आयोजन कर दे रहा हूं, 7 से 8 ग्राम होता है। ठीक है, 7 से 8 ग्राम होता है। तो मैंने आपका जो है देखिए, एक में जो है फिर 4 क्वेश्चन मैंने आपका तैयार करा दिया। तो मक्का का जो होता है वो 1000 दाना ना लेकर के 100 दाने ले जाता है, क्योंकि वो उसके दाने का आकार जो बड़ा होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लिखा रहा हूं आज। मक्का से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3, मक्का से संबंधित है। FIRB। बी क्या है? FIRB क्वेश्चन में पूछ रहा है। सेलिंग, ये बेचने वाला सेलिंग नहीं। सी जो आपका है वो मीथेन, और डी जो आपका है वो कह रहा है पाइरबो। क्या होता है? पाइरबो नहीं होता है, पारबोइलिंग। ठीक है, तो मक्का से संबंधित है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। तो पूछेगा FIRB, सेलिंग, मीथेन और पारबोइलिंग। ठीक है, तो आपका जो होगा वो होगा सेलिंग। सेलिंग क्या होता है कि जब मक्के की हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें जो है पर जो सिल्क होता है, वो सिल्क के जो है उसमें जो भुट्टे जिसको बोलते हैं, उसमें जो दाना निकलता है उसको हम सेलिंग कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए, नहीं तो हर चीज़ लिखते जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, समझाना भी तो रहता है। तो सेलिंग उसी को कहते हैं जो दाना प्राप्त होता है भुट्टे से। FIRB क्या है? FIRB क्या है? FIRB जो है, FIRB फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड, फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड जो है। ठीक है, इसका ये जो है गेहूं की बुआई की एक विधि है। ठीक है, इसमें गेहूं की बुआई की एक विधि है जो पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा
विकसित हुई है। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि FIRB किससे संबंधित है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये कहाँ से विकसित की गई विधि जो है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको बताता हूँ धान की धान के खेत से, धान की फसल के खेत से मीथेन, कौन सी, मीथेन गैस निकलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मीथेन कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्राप्त होती है। तो धान का खेत भी इसका एक स्रोत है। और जो है मैं पशुपालन की दृष्टि से आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पशु का जो जुगाली वाले पशु हैं उनके भी उससे मीथेन निकलता है। ठीक है, उनके आसपास मीथेन पाया जाता है। ये पूछ लेता है क्वेश्चन पशुपालन में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब है ये फर्ब को मैं मिटा दूं, इसको तो नोट ही कर चुके होंगे आप। अब है पार्बो लिंग, ये जो है धान में पाया जाता है। किसमें? ये धान के जो दाना नहीं होता है उसमें इसकी एक क्रिया की जाती है। उसमें किया क्या जाता है, यह एक थर्मो, क्या है, यह एक थर्मो थर्मो नहीं है, यह एक हाइड्रोथर्मल क्या है, हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है, हाइड्रोथर्मल प्रक्रिया है, जिसमें स्टार्च के क्रिस्टलीय क्या है, जिसमें स्टार्च के क्रिस्टलीय रूप को अपरिवर्तनीय सूजन और अपरिवर्तनीय सूजन और स्टार्च के संलयन के कारण, क्रिस्टल रूप को अपरिवर्तनीय सूजन और क्या है, सूजन और स्टार्च के सूजन और स्टार्च के संलयन के कारण एक अनाकार में बदल दिया जाता है। एक अनाकार में बदल दिया जाता है। इसकी तो ये डिफिनीशन तो नहीं पूछेगा, ये लिख करके नहीं देगा, लेकिन आप उसको ये जाने रहेगा कि ये जो पारबोइलिंग है किस फसल में होती है, किसके दाने में होता है, तो धान चावल में होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चावल में होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, मक्के का जलमांग, मक्के के पौधे
का जलमांग क्या होता है। ठीक है, मक्के के पौधे का जलमांग क्या होता है। तो ऑप्शन आपका 4 रहेगा। 400 से जो है 650। बी आपका होगा कितना, बी जो होगा आपका होगा 500 से 800। और सी आपका जो हो जाएगा वो होगा 250 से 300। ये mm है, ये जल जो है mm में होगा आपका। और डी क्या है, 450 से 650। 450 से 650, ठीक है, 450 से। इसी पे हम ई भी कर दे रहे हैं। ठीक, 1200 से 1500, 1200 से 1500। ठीक है, तो ये कह रहा मक्के के पौधे का जलमांग क्या होता है। तो इसमें आप पाएंगे ये बी 400 से 650, 500 से 800 मिली जो है मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, ये आप कर लीजिए, यहाँ भी मिलीमीटर। ठीक है, ये जो है 450, 650, 250 से 300, 1200 से 1500। तो जो मक्के का जलमांग है वो है 500 से 800 मिलीमीटर। अच्छा, जलमांग होता क्या है। जलमांग वो होता है कि जो पौधे को जो उत्पादन करने के लिए, उसका जीवन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है उसे जलमांग कहते हैं। पौधे की जो आवश्यक जल होता है उसके जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, क्योंकि जल इतना इसलिए होता है कि वाष्पोत्सर्जन से जल उड़ता भी तो रहता है। तो 500 से 800 मिलीमीटर है। तो मैं आपको इन सबको ही बता दूं कौन किसका है। ये मक्का का ही है। मक्का का हो गया। तो ज्वार के पौधे का जलमांग, ज्वार के पौधे का जलमांग कितना है, जो है 450 से 600 मिलीमीटर। ये हो गया ज्वार। अब आपका है बाजरे के पौधे, एजन कर दे रहा हूं, जलमांग जो है बाजरे के पौधे का जलमांग जो है 250 से 300 मिलीमीटर। ठीक है, अब गेहूं के पौधे का जलमांग जो है वो है 400 से 650। 400 से 650। धान के पौधे का जलमांग जो है कितना है, वो है 1200 से 1500 मिलीमीटर तक। तो इसमें आप देखेंगे सबसे अधिक जो है जलमांग जो है धान का, उसके बाद मक्का का, मक्का पहले लिख चुके हैं, मक्का का, उसके बाद आप देखेंगे ज्वार का, गेहूं का, ज़्यादा गेहूं का ही है ज्वार से, और सबसे कम बाजरा का है। सबसे कम जलमांग किसका है, बाजरे का। तो इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अंक ना दे करके ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसका जलमांग सबसे अधिक है, किसका सबसे कम है,
या क्रमबद्ध तरीके से लगा देगा, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, दो चीज मैं बताना भूल गया, आप लिख लीजिए। ज्वार को अधिक खाने से पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है, पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। और मक्के का सेवन जब केवल, यहां पे लिखना हमको चाहिए जब केवल, जब, फिर से ही कर दे रहा हूं, जब केवल मक्के का सेवन करते हैं तो जानते क्या होता है, गंजापन हो जाता है। मक्के का, जब केवल मक्के का सेवन करते हैं तो गंजापन हो जाता है। ठीक है, जब केवल मक्के का सेवन करते हैं, कोई जैसे गेहूं, चावल या ज्वार, बाजरा का जब केवल मतलब साथ में सेवन नहीं करते हैं तो हमको गंजापन हो जाएगा, आपको गंजापन हो जाएगा, कुछ दिन तक के लिए करेंगे अब। और मैं ऐसे मुंह से बोल दे रहा हूं, जो टेसल और सिल्क, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि मक्के में सबसे पहले क्या होता है, मक्के में सबसे पहले क्या होता है, या कह देगा मक्के में क्या होता है, तो लिख देगा टेसल सबसे पहले निकलता है, फिर लिख देगा सिल्क निकलता है, लिख देगा टेसल और सिल्क दोनों एक साथ होते हैं, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मक्के में जो है टेसल सबसे पहले निकलता है और वह मेल पार्ट होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। मक्के में टेसल पहले निकलता है और वह मेल पार्ट होता है मक्के का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं प्रश्न नंबर 6, नहीं 5 होगा, 6 नहीं, वो तो धान की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छी पैदावार लेने के लिए बालीदार कल्लों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए कितनी होनी चाहिए, 400 से 500, बी जो है 250 से 300 और 350 से 400, ये जो है 400 से 500। ये
400 से 500 मतलब कह रहा है कि धान की फसल में अच्छी पैदावार लेने के लिए बालीदार कलों की संख्या क्या होनी चाहिए, जिसमें अनाज सेट होते हैं वो कितने होने चाहिए 1 वर्ग मीटर में। ठीक है, तो ये होना चाहिए 350 से 400। आपका आंसर ये सही है, 350 से 400 तक होना चाहिए। कितना? 350 से 400 तक। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसी से संबंधित एक चीज आपको लिख के देता हूं। धान की फसल, धान के फसल की कटाई बाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद करनी चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। धान में जब बाली निकलती है तो उसके 30 से 35 दिन बाद उसकी कटाई करनी चाहिए। ये धान के केस में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए। हम आपको परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही बता रहे हैं। अब साइंटिफिक नेम, ओरिजिन, ये सब आपके तो रटा ही होगा। मैं क्रोमोसोम सबका एक साथ लिखा दूंगा, इसलिए अभी जो बेसिक चीजें जो बता रहा हूं, जो अक्सर आप लोग जिसको याद नहीं करते हैं। ठीक है, एक छठा क्वेश्चन नंबर 6, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या कर रहा है? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्के के पौधों की संख्या होती है। ठीक है, मक्के के पौधों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 1,50,000, 1,50,000, बी 1,66,000 और सी 66,000। ठीक, डी 66,000। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अभी एक आया था क्वेश्चन एसटीए में पूछा था, तो उसमें जो लोग 40,000 लगाए होंगे उन्हीं का सही हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी किसी न किसी फसल का है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ, इसका आंसर जो होगा 66,000 होगा। कितना होगा? 66,000। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। ज्वार के फसल की संख्या 1 हेक्टेयर, कितना? 1 हेक्टेयर में जो है, 1 हेक्टेयर में 1 लाख, कितना अभी मैंने बताया था ना आपको, 1,50,000, 1,50,000 होती है। ठीक है, अब बाजरा के
फसल में बाजरा की के फसल में, यहाँ बाजरा की फसल में पौध की संख्या, बाजरा की फसल, ये ज्वार की फसल में, बाजरा की फसल में पौध की संख्या, पौधों कर दो, पौध नहीं, पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में 1,66,000 होती है। तो आप देख लीजिए 1,50,000 ज्वार में और 1,66,000 जो है बाजरा में होता है पौधों की संख्या 1 हेक्टेयर में, और मक्के में जो है 66,000। ठीक, ये अगर स्पेस घटा देगा तो ज़्यादा होगा, स्पेस बढ़ा देगा तो कम होगा। ये आप जैसी रूपी करा, लेकिन एक मानक मैंने आपको लिखा दिया कि मानक जो माना है एग्रीकल्चर, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिखाऊंगा नहीं, क्वेश्चन को मैं सीधे आंसर पे आ जा रहा हूं, क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो जा रहा है, जो क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति गेहूं व चावल, ठीक है, हरित क्रांति गेहूं व चावल। चावल आपके पास गेहूं है तो दूध चाहिए ही, सब्जी भी चाहिए, सब चाहिए, दुग्ध। अरे श्वेत क्रांति शांति का प्रतीक, समृद्धि का चिन्ह, खुशहाली, श्वेत, ये हर एक मैं बात कर रहा हूं, श्वेत क्रांति दुग्ध, उसके बाद श्वेत क्रांति है, फिर जो है आप लिख लीजिए पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे है, तिलहन से, ठीक, पीली क्रांति तिलहन से है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली, नीली, चूंकि अंतरिक्ष से जब देखते हैं वायुमंडल के ऊपरी भाग से, तो जल का कलर जो है नीला दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इसको नीली क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, झींगा मछली, ये आप इसको नोट कर लीजिए। हरित क्रांति गेहूं और चावल से, गेहूं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का, इसका खाद्यान्न बहुत ज़्यादा, उसका उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, नीली क्रांति मछली उत्पादन से, और गुलाबी क्रांति जो है झींगा उत्पादन से। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब फिर सुनहरी, जिसको गोल्डन भी कहते हैं, सुनहरी, सुनहरी जो है फल उत्पादन से, ठीक है, सुनहरी जो है फल उत्पादन से। रजत,
जो है अंडा, किससे? अंडा। कृष्ण, कृष्ण जो है खनिज तेल। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और कुछ है मैं आपको और आगे लिखा दूंगा। तो आपने देखा इस तरीके से, ये मैंने 7 क्वेश्चन आपके करा दिए। तो आपने इस तरीके से देखा कि 7 क्वेश्चन के माध्यम से मैं लगभग आपका जो 25 क्वेश्चन तैयार करा दिया हूँ। और इसी तरीके से मैं तैयार कराऊंगा। और ख़ास करके जो TSC AG TSC की परीक्षा है वो अगले साल होगी, इस साल तो होना नहीं उसको। तो उसके लिए मैं खास करके तैयारी करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो आप उसकी जो भी बच्चे जो है TSC की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म डाले हैं, तो मेरी क्लास को सीरियसली देखें। आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से जो पढ़ उसको पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है इस मेरी भी वीडियो को पढ़ते रहिए, देखेंगे, आप पढ़िए, देखेंगे कि क्या तैयारी हमारी हो रही है, आप अपनी तैयारी का अवलोकन भी कर लेंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।